गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैकेनिक्स। ठीक है, ये स्क्रीन पर रही मेरे बारे में मेरी क्या क्वालिफिकेशन है देख लीजिए। चलिए तो इसमें आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग मैकेनिक्स का अध्ययन करेंगे। मैकेनिक्स मेनली है क्या? मैकेनिक्स में हम लोग किसी चीज की गति के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कोई वस्तु रोड पर चल रही है, हम लोग चल रहे हैं, कितना स्पीड से चल रहा है, कितना उसका एक्सेलरेशन है, ये सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसको तीन तरीके से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, यानी तीन तरीके से बांटा गया है। पहला हमारा काइनामेटिक्स, गतिकी। इसमें क्या होता है कि कोई भी वस्तु में उसका गति का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके कारण को नहीं जानते हैं। मतलब उसको कारण को इसमें अध्ययन नहीं करना है, सिर्फ गति को अध्ययन करना है। यानी मतलब कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरे जगह गई, ठीक है, तो वो मोशन में हुआ, तो उसके बारे में हमें जानना है कि कितना स्पीड से गई, है ना, कितना समय में दूरी ट्रेवल की, ये सब के बारे में जानना है। इसमें इस और कैसे गई, मतलब किसके कारण गई, इसके बारे में हमें नहीं जानना है। तो काइनेमेटिक्स यही बताता है कि एक वस्तु एक जगह से दूसरे जगह कैसे गई। ठीक है, स्टैटिक, स्थिरता। स्थिरता वो है जिसमें कोई वस्तु अगर रुकी हुई है, विराम अवस्था में है, तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई ज्यादा इसमें लॉजिक है नहीं, सिंपल है। फिर डायनामिक्स। हाँ देखिए, काइनेमेटिक्स में क्या था कि हम लोग उसके गति के बारे में अध्ययन करते थे, लेकिन डायनामिक्स में है क्या है कि उसके कारण के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसको मैकेनिक्स को बांट दिया गया अलग अलग भाग में। पहला में है कि उसके गति के बारे में अध्ययन करेंगे, और दूसरा में है कि उसका कारण के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब वो कैसे गई, क्यों गई, वहां पे एक जगह से दूसरे जगह वस्तु गई तो क्यों गई, उसका कारण क्या था, उस पर कोई तो कुछ लगा होगा, कुछ इफेक्ट पड़ा होगा, इसके कारण गई, तो इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट। विराम और गति, ये तो आप बता ही दिया मैंने। विराम कब बोलेंगे? जब वस्तु एक जगह पर ही रुकी हुई है। ठीक है, यानी मान लीजिए ये वस्तु है और ये कब से यहीं पे है, समय व्यतीत होते जा रहा है, समय बीत रहा है, लेकिन वस्तु यहीं पर अटका हुआ है, वह कहीं पर ट्रेवल नहीं कर रहा है। यहाँ से यहाँ जाना था लेकिन ये यहीं पे है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे विराम अवस्था। ठीक है, यानी समय के साथ वस्तु अपना दूरी चेंज नहीं करेगा, यानी अपना जगह चेंज नहीं करेगा, उसको विराम बोलेंगे। और वही गति का बात करें, मोशन, तो मोशन समय के साथ वस्तु अपना दूरी को चेंज करेगा, अपना जगह चेंज करेगा, उसको गति बोल देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ मोशन, गति के प्रकार। अब गति के कुछ प्रकार उसको देख लेते हैं। ये हमारा पहला है सर्कुलर मोशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृत्तीय गति। अब इसमें क्या होता है, जैसे एक पॉइंट है, उसके चारों ओर कोई वस्तु चलती है। ठीक है, मान लीजिए एक सर्किल, यानी कोई वस्तु एक सर्किल में जब ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्किल में क्या होता है, बीच में एक सेंटर होते हैं, यहाँ पर एक रेडियस होती है, ये इसको हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, सेंटर को केंद्र बोलते हैं, और यह रेडियस हर जगह सेम होती है। ठीक है, हर हर पूरा वृत्त में सेम होती है। ठीक है, तो जब वृत्तीय गति का बात आ रही है तो थोड़ा सर्किल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अगर सर्किल के बारे में जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक आपको इससे सवाल पूछा जाएगा तो आप नहीं बता पाइएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सर्किल, ठीक है, सर्किल को हिंदी में वृत्त बोलते हैं। इसका त्रिज्या हर जगह बराबर होती है ना।
त्रिज्या हर जगह बराबर होती है। अगर इसका क्षेत्रफल की बात किया जाए, क्षेत्रफल समझते क्या, ये जैसे वृत्त है तो ये वृत्त कितना जगह दूरी अपना घेर रहा है, कितना जगह घेर रहा है। कई जगह पर अगर मान लीजिए एक रोटी ले लेते हैं, ठीक है, या कोई गोल वस्तु ले लेते हैं जो कि चपाट होना चाहिए, मतलब समतल होना चाहिए। अगर उसको हम एक जगह पे रख देंगे तो वो जगह कितना दूरी घेर लेगा, उसी को एरिया बोलेंगे, क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर त्रिज्या और पाई, हमारा पाई एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू है 22/7। अगर दशमलव लेना 3.14, ठीक है। ये हमारा होता है क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल कितना, ये कौन क्षेत्रफल है, ये देखिए, ये पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा हमारा ये क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है। एरिया कहलाएगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसका, अब मान लीजिए कोई वस्तु अगर इस सर्किल पे चलेगा तो इसी ऐसे ऐसे होते हुए चलेगा, है ना, इसी रोड पे चलेगा, ये जो बनी हुई है सर्किल इसी पे चलेगा। तो पूछा जाएगा कि कितना दूरी चला, ये बताइए। तो दूरी किसके बराबर हो जाएगी, ये इसका परिधि बोला जाता है, सर्किल का परिधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस, ठीक है, हिंदी में परिधि। अगर तो ये इसका फॉर्मूला अगर निकालना होगा, अगर मुझे इसमें दूरी निकालने को, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना दूर चला, तो इसका क्या करेंगे, परिधि बराबर 2πr, ठीक है, 2πr। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर त्रिज्या जो भी यहाँ आर का वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा, बस अब यही हमारा इसमें जानना था, ठीक है। इतना जानकारी रहेगी तो आप कोई भी सवाल को आप बना पाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन क्या है, लीनियर मोशन कुछ नहीं है, अगर कोई वस्तु यहाँ पे है ना, इसे मान लीजिए ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, अगर यहाँ से सीधे चल गई यहाँ पे, तो इसे क्या बोल लेंगे, लीनियर मोशन, ठीक है। यानी कि रेखीय गति, क्यों, क्योंकि वस्तु एक लाइन में चलती है, इसी के लिए इसको लीनियर मोशन बोला गया, ठीक है। जैसे देखिए, बंदूक से छोड़ी गई गोली एक लाइन में जाती है, ढाल पर गिरने में सरकता हुआ बालक या कुछ भी, कोई भी चीज अगर एक ढलान से गिरा दिया जाए, तो अगर ढलान सीधा होगा तो वो सीधा गिरेगा, ठीक है। तो हम सीधा देखेंगे कि कोई भी चीज अगर एक सीधा रेखा में जा रहा है, एक सीध में जा रही है, तो लीनियर मोशन हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दोलनी गति। दोलनी गति क्या है, इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है, ठीक है। एक निश्चित बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु बनाते हैं, इसके या तो ऐसे चलेगी, ऐसे आगे पीछे करते रहेगी हमेशा, ठीक है, आगे पीछे, और नहीं तो ऊपर नीचे करते रहेगी, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल देंगे, दोलनी गति, ठीक है। यानी एक पॉइंट ले लेगा वो, अब पॉइंट के ही आगे पीछे करते जाएगा या ऊपर नीचे करते जाएगा। जैसे देखिए झूले की गति, झूला कैसे होगा बताइए, देखिए यहाँ पॉइंट है, यहाँ झूला ले लिया, है ना, इसको अगर हम धक्का देंगे तो क्या कैसे होगा, ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, है ना, यानी यहाँ से ऐसे ट्रेवल करते रहेगा हमेशा ऐसे। तो इसमें भी एक पॉइंट मिल गया, ये भी मिल गया और ये भी पॉइंट मिल गया, इसी के आगे पीछे ट्रेवल कर रहा है ना, इससे कनेक्ट है, इसलिए ये पॉइंट ले लीजिए और यहाँ बीच में एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। तो इस पॉइंट से भी इन्होंने कर रहा और इससे कनेक्ट है, तो इसके कनेक्शन से भी देखिए इधर उधर ऐसे ऐसे कर रहा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, दोलनी गति, ठीक है। दीवार घड़ी में जो पेंडुलम देखते हैं, दीवार घड़ी में कैसा रहता है, जैसे घड़ी रहता है और उसके नीचे एक पेंडुलम नहीं लटका हुआ रहता है, ठीक है। तो इसकी गति भी ऐसे ऐसे रहती है, तो इसको क्या बोलेंगे, दोलनी गति, ठीक है। यह डोलने का नाम से ही पता चल रहा है, डोलना यानी आगे पीछे डोलते रहना, उसी को डोलनी गति बोल देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा आवर्ती गति। अब देखिए, ये जो आपने पीछे डोलनी गति पढ़ी और ये आवर्ती गति, लगभग दोनों एक ही सेम है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए आवर्ती गति पहले होता क्या है देख लेते हैं। कोई भी वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल पर दोहराती है। ठीक है, यानी कोई वस्तु, मान लीजिए यहाँ गई, ठीक है, फिर एक निश्चित समय में फिर यहाँ आ गई, फिर निश्चित समय में यहाँ आ गई, और फिर वही निश्चित समय में यहाँ आ गई, या इसी ट्रेवल कर रहा। या कोई वस्तु यहाँ है, फिर ऐसे घूम के यहाँ पे आया, फिर ऐसे घूम के यहाँ आया, फिर ऐसे घूम के यहाँ आया, यानी एक निश्चित अंतराल पे वो अपने पाथ को ही बार बार रिपीट करते जा रही है। ठीक है, झूला का भी ले लीजिए, ये यहाँ है, फिर यहाँ चल जाएगा, फिर यहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा, ऐसे चलते रहेगा, तो निश्चित अंतराल पे। तो देखिए आवर्ती गति में भी यही है कि ये रिपीट कर रहा है अपने जगह को, और दोलनी गति में भी रिपीट कर रहा है। लेकिन डोलनी गति में है कि एक बिंदु के आगे पीछे बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें समय निश्चित नहीं है, और इसमें क्या कर रहा है कि एक समय के निश्चित किया और एक बिंदु के आगे पीछे नहीं किया। देखिए इसमें मान लीजिए सर्कुलर मोशन में देख लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ ऐसे गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो ये आगे पीछे तो नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन अपने पाथ को जरूर रिपीट करते जा रहा है, और एक निश्चित समय में रिपीट करते जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आवर्ती गति में क्या है कि निश्चित अंतराल और अपने पाथ को दोहराना, ये चीज देखना। ठीक है, तो आवर्ती और दोलनी में अंतर एक बार देख लेते हैं फिर से। दोलनी गति हमेशा आवर्ती होती है। देखिए दोलनी गति में क्या है कि वो रिपीट एक आगे पीछे करता है, ऊपर नीचे करता है। ठीक है, तो आवर्ती में भी तो यही चीज है ना कि इसमें भी रिपीट होता है, और लेकिन एक निश्चित समय में होता है। तो इसमें जो भी होता है रिपीट, वो भी निश्चित समय में होता है, इसलिए वो हमेशा बराबर होता है। लेकिन आवर्ती गति हमेशा दोलनशील नहीं होती है। क्यों? इस सर्कुलर को मान लीजिए, इस सर्कुलर में इस ये आवर्ती गति है ना, ये सर्कुलर बना रही है, इसमें बार बार रिपीट कर रहा है लेकिन अपने पाथ पे गोल गोल, लेकिन ये दोलनशील नहीं है, ये डोल नहीं रही है, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं कर रही है एक बिंदु पर, ये गोल गोल घूम रही है। ठीक है, तो इसको हम आवर्ती गति बोलेंगे लेकिन दोलनी गति नहीं बोलेंगे, इस कारण से दोनों अलग है। ठीक है, दोलनी गति में वस्तु बार बार आगे पीछे चलती है, वही आवर्ती गति में वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपना एक पाथ को दोहराती है। अब देखिए एक और पाथ ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपका। ऐसा कोई पाथ है, अब इसको ये जा रहा है बार बार इधर इधर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, यानी ये आवर्ती गति है कि अपना निश्चित समय में अपना पाथ को दोहराते जा रहा है। लेकिन दोलनी गति तो इसको नहीं बोलेंगे, है ना, ये टेढ़ में जा रहा है, अपना टेढ़ में जा रहा है, लेकिन अपना पाथ पे रिपीट कर रहा है बार बार, और एक निश्चित समय में भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन दोलनी गति ये नहीं हुआ, आवर्ती गति हो जाएगा। ठीक है, पेंडुलम की गति दोलनशील और आवर्ती दोनों रहती है। हाँ, पेंडुलम के दोनों मान के चलेंगे। ठीक है, तो वही कार के पहियों की गति केवल आवर्ती होती है। हाँ, कार का पहिया देखे गोल गोल घूमता है, लेकिन आगे पीछे ऊपर से नीचे से नहीं करता है ना, इसलिए उसको कार का पहिया क्या बोलेंगे? आवर्ती बोलेंगे, और पेंडुलम को दोनों बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गति के कुछ समीकरण है। ठीक है, लेकिन इस समीकरण से आने से पहले हम लोग कुछ आगे पहले देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस समीकरण पे आएंगे। ठीक है, अब पहले आपको भी पता होना चाहिए, यू पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, टी तो समय पता है ही समय, तब ना इस फॉर्मूला पे आएंगे। पहले आगे देख लेते हैं ये सब है क्या। चलिए पहले बेसिक टर्म्स जो देख लेंगे तब ना सवाल सवाल पे जाएंगे, और उसका इक्वेशन में जाएंगे कैसे क्या निकालते हैं। ठीक है, पहले बेसिक टर्म देखिए होता क्या पहले। ठीक है, दूरी और विस्थापन ये दोनों क्या होते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपको खुद समझ आ जाएगा। ये ए है, ये बी है। ठीक है, देखिए ए से बी तक जाने में
तीन रास्ता है ना, तीन रास्ता। एक वस्तु एक बार इधर से गया, फिर इधर से गया, मतलब तीन आदमी था, तीन आदमी, एक आदमी इधर से गया, दूसरा आदमी इधर से गया और तीसरा आदमी इधर से गया। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा। अब बताइए दोनों में क्या अंतर हुआ। जो पहला आदमी था वो थोड़ा ज्यादा दूरी तय ट्रेवल करके गया अभी तक, और तीसरा आदमी भी थोड़ा ज्यादा ट्रेवल डिस्टेंस किया, लेकिन ये जो दूसरा नंबर का व्यक्ति था एकदम सीधे निकल गया। ठीक है, तो यही दूरी और विस्थापन में अंतर है। दूरी क्या है कि समय के साथ अपना जगह को चेंज करना। ठीक है, अपना जगह को चेंज किया, और कितना चेंज किया, है ना, कितना चेंज किया वही हमारा दूरी हो जाता है। ठीक है, और विस्थापन क्या हुआ, वो जो जगह चेंज करेगा ना उसमें जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल होगा, यानी कि जो सबसे सीधा होगा, ठीक है, उसको विस्थापन बोल दे। सबसे सीधा मतलब क्या, सबसे न्यूनतम जो शॉर्टकट हो, उससे शॉर्टकट हो ही ना हो, उसको विस्थापन बोल देंगे। और जो नॉर्मल दूरी है, मतलब नॉर्मल व्यक्ति जैसे जा रहा है, जिस रास्ते से होकर जा रहा है, उसको दूरी बोल देंगे। ठीक है, जैसे 1 नंबर और 3 नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दूरी। क्यों? क्योंकि ये सीधा मतलब अपना नॉर्मल जो रास्ता मिला उसको उसे चल गया। 3 नंबर को भी जैसा रास्ता मिला वो चल गया। 10 मिनट तो हो जैसा हो वो सब चला गया। ठीक है, लेकिन 2 नंबर क्या किया, किसी भी तरीके से अपना या हवाई जहाज का प्रयोग करे या कुछ भी चीज का प्रयोग करे, वो सीधा चला गया, एकदम जहां जाना था उस पॉइंट पर चला गया। ठीक है, तो ये 2 नंबर को बोलेंगे विस्थापन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट और हिंदी में बोलेंगे विस्थापन। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन में आप समझ गए ना, कुछ नहीं है, दोनों बहुत ही इजी है। जो नॉर्मल रास्ता का प्रयोग करेगा उसको दूरी बोलेंगे, और जो एकदम शॉर्टेस्ट न्यूनतम दूरी वाला न्यूनतम रास्ता का प्रयोग करेगा उसको बोल देंगे विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन हमें खाली ये देखना है कि शुरुआत का पॉइंट कहाँ है और लास्ट का पॉइंट कहाँ है, बस उसी को मिला देना, वही विस्थापन होगा। अगर वो कहीं से भी घूम फिर के कहीं भी जाए, लेकिन अगर वहां पर आ जाएगा तो हमारा वो विस्थाप, तो उसके बीच का दूरी हमें विस्थापन होगा, लेकिन वो जहां जहां जाएगा वो दूरी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये रास्ता क्या हो जाएगा, दूरी, और ये रास्ता विस्थापन। ठीक है, चलिए अब इसका दूरी क्या, अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि क्यों है बताइए। ये रास्ता को मान लीजिए, ये अभी यहाँ इसका दिशा है, यहाँ पर देखेंगे तो इसका यहाँ दिशा हो गया, इसका यहाँ दिशा हो गया, यहाँ यहाँ दिशा हो गया, यहाँ दिशा। अब आप खुद बताइए, जब ये आदमी ए से बी तक गया होगा तो आप इसका निश्चित दिशा बता पाइएगा क्या, कि इसका दिशा बार बार हर जगह बदल रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, टेढ़ में जा रहा है, इसका दिशा बदलते जा रहा है। इस कारण से इसको अदिश राशि बोला गया। लेकिन विस्थापन का बात करते हैं तो विस्थापन का एक निश्चित दिशा, ये देखिए ए से बी तक जाना है बस, तो ये हमें डायरेक्शन पता है कि हाँ इस साइड में जाना है। ठीक है, ए से बी तक में सीधा ऐसे लाइन खींच दिए, ये डायरेक्शन पता चल गया हमको, है ना, एक ही डायरेक्शन है इसका, इसमें बार बार चेंज हो नहीं रहा, है ना। तो इसलिए विस्थापन को सदिश राशि बोलेंगे और दूरी को अदिश राशि बोलेंगे। ठीक है, दोनों का मात्रक मीटर ही होगा, क्योंकि दोनों तो है तो एक तरह से डिस्टेंस ही ना, मतलब है तो दूरी ही। अब है कि विस्थापन में सबसे कम दूरी है और दूरी में अपना नॉर्मल दूरी है जो है सो। ठीक है, तो इसलिए दोनों का ऐसा यूनिट मीटर हो जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल दिखाते हैं, देखिए बताइएगा। मान लीजिए कोई वस्तु, कोई आदमी ऐसे ट्रेवल कर रहा है एक सर्किल पे। ठीक है, ए और बी भी यहीं पे है, तो इसमें दूरी और विस्थापन क्या होगा बताइए, सोच के बताइए। इसका त्रिज्या आर मान लेते हैं, तो सिंपली या सबसे पहले विस्थापन देखते हैं। विस्थापन के लिए हम क्या बोले कि सबसे पहले शुरुआत का पॉइंट देखना है और उसके बाद लास्ट का पॉइंट देखना है, और दोनों के बीच को मिला देना सीधे, वही हमारा विस्थापन है। इसमें तो जब वो वस्तु गया घूम के और फिर वापस वहीं पे आ गया, तो इसमें तो विस्थापन 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का पॉइंट का दूरी कुछ है ही नहीं, दोनों एक ही जगह पे आ गया।
लेकिन वही दूरी की बात की जाए तो दूरी क्या होगा, यहाँ से व्यक्ति घूम के गया है टोटल और उसके बाद यहाँ आया है, यानी कुछ तो दूरी तय किया है ना। तो वो दूरी हो जाएगा 2πr, परिधि के बराबर। याद कीजिए परिधि का फॉर्मूला है ना। ये जो ट्रेवल डिस्टेंस किया, ये क्या है, ये परिधि है ना, वृत्त का है, तो इसको बोलेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 2πr। आर का जो वैल्यू देगा यहाँ पुट कर देंगे, हमारी दूरी निकल जाएगा। अब तो दूरी विस्थापन कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, चलिए एक कंडीशन देते हैं। ऐसा मान लीजिए कुछ है, ये ए, ये बी। अब इसे पूछा जाए तो सिंपली कुछ नहीं, नॉर्मल है, कितनों जटिल क्वेश्चन देगा आराम से बना लीजिएगा। बस इसको यहाँ से मिला देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, दूरी। आंख बंद करके बोलना है, जो लंबा लंबा दिखेगा वो दूरी बोल लेंगे, जो शॉर्टेस्ट न्यूनतम दिखेगा उसको विस्थापन बोल देंगे। अब ध्यान रखना है विस्थापन 0 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अब बोला दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होता है। कैसे, तो देखिए, ऊपर में दूरी और नीचे में विस्थापन, ये दोनों अनुपात है ना। अनुपात इसी को बोलेंगे, बटा कर देंगे, अनुपात होता है। दूरी क्या हो सकता है, विस्थापन के बराबर हो सकता है। कब हो सकता है, कैसे बताइए। दूरी विस्थापन के बराबर कब होगा, ये दोनों एक कब होगा, जब दूरी बराबर, ये दोनों एक कब होगा, जब दूरी बराबर विस्थापन हो जाए, है ना। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसका अनुपात कट के एक आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा कंडीशन कब होगा, जब कोई वस्तु एक ही रास्ता उसके पास जाने का, ए से बी तक जाने का एक ही रास्ता हो, बस ये रास्ता। तो ये रास्ता में वो जब आदमी गया तो ये तो न्यूनतम दूरी ऑलरेडी है। अब इससे न्यूनतम छोटा क्या हो सकता है, अगर इधर उधर थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो दूरी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूनतम दूरी ही हो गया, तो इसमें दूरी भी यही रहेगा और विस्थापन भी यही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं। अब ग्रेटर देन 1 कब होगा, ग्रेटर देन 1 होने के लिए ऊपर में ज्यादा होगा और नीचे में कम होगा, तभी ना ग्रेटर देन 1 होगा। ऊपर में ज्यादा होगा और नीचे में कम होगा, तो 1 से ज्यादा होगा, है ना। जैसे मान लीजिए ऊपर में 2 आ जाए और नीचे में 1 आ जाए, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो 2 क्या 1 से ज्यादा है। मान लीजिए ऊपर में 8 आ जाए और नीचे में 4 आ जाए, कट के 2 आ गया, यानी 2 भी 1 से ज्यादा है ना। तो इसके लिए क्या, दूरी को ज्यादा होना चाहिए विस्थापन से, तो वो तो नॉर्मल कंडीशन है ही। आराम से ये पॉइंट ले लेंगे ए बी, और ये मान लीजिए ए ऐसे, एक आदमी ऐसे गया और एक आदमी ऐसे गया, तो इसमें क्या है, दूरी ज्यादा है ना। देख लीजिए, ये दूरी ज्यादा, इतना दूर गया वो, और ये इसमें विस्थापन कम है, तो इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, अनुपात 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, अब बोल रहा दूसरा कंडीशन, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा उस वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होता है। तो ये आगे ऐसे भी पढ़वे करेंगे वर्क एनर्जी में, फिर भी एक बार देख लेते हैं। चलिए, आप एक याद करने के लिए आपको अच्छा रहेगा। कार्य का फॉर्मूला आता है, वर्क का फॉर्मूला आता है फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, एक्स बोल लेते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, फोर्स में बल। तो क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो जाए, जब ये शून्य हो जाएगा, ये विस्थापन ये 0 हो जाएगा, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। बस इसी चीज को बोल रहा है ना, इसमें कोई बड़ी चीज तो है नहीं। ठीक है, अगर विस्थापन 0 कर दिया जाए, है ना, विस्थापन 0 कर दिया जाए, तो हमारा कार्य
शून्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इसमें देखिए वही है, दूरी और विस्थापन का मान बताइए। सिंपली बताइए इसमें विस्थापन कहाँ होगा। ये ए है, ये बी है, विस्थापन कौन सा होगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? विस्थापन। और ये जो ऐसे 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 चल रही है, इसको क्या बोलेंगे? दूरी बोल देंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा, ये 5-5 नहीं देगा। ठीक है, 5-5 आपको निकालनी है, ये आपको पूछ देगा। तो बताइए इसमें कैसे होगा? कुछ नहीं, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, और ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पढ़े हैं, ये हाइपोटेनस बोलते हैं इसको, मतलब कर्ण, इसको आधार, इसको क्या बोलते हैं? लंब, है ना। तो हम लोग क्या पढ़े हैं? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये पढ़े ना समकोण त्रिभुज में। सिर्फ इस त्रिभुज का बात करें, इतना पहला त्रिभुज नीचे वाला। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण के जगह पर कुछ नहीं है, तो कर्ण को कर्ण ही रहने दीजिए। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। लंब के जगह पर कितना हो जाएगा? 4 मीटर, यानी 4 का स्क्वायर। आधार के जगह पर कितना हो जाएगा? 3 मीटर, यानी 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 9, सॉरी 4 16 प्लस 9, यानी √25। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। तो ये 5 कैसा है देख लिए, तो हमारा कितना क्या आ जाएगा? 5। तो ये दोनों ट्रायंगल सेम है, तो इसमें भी 5। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में 5-5 आ गया। तो हमारा विस्थापन बताइए क्या होगा? कुछ नहीं, जो लाइन हम शुरुआत से ए से बी तक डायरेक्ट खींचे, जो सीधा रेखा, उसी को हम विस्थापन बोलेंगे। तो यहाँ से बीच पॉइंट तक कितना है? 5 मीटर है, तो हम 5 मीटर लिख देंगे। फिर बीच पॉइंट से बी तक कहाँ कितना है? 5 मीटर आया, तो हमारा टोटल हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, वही दूरी की बात करेंगे, तो दूरी हमारा सिंपली जोड़ देंगे, दूरी में तो कुछ है ही नहीं इसमें। दूरी क्या? 3 मीटर, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, है ना। पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो 3 मीटर और ये 4 मीटर हो गया। फिर ऐसे गया, फिर 3 मीटर चला, फिर ऐसे गया, तब 4 मीटर चला, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 4 3 7 3 10 4 14 मीटर। हमारा दूरी 14 मीटर। ठीक है, आराम से इसको समझ गए। इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बड़ा चीज नहीं है, छोटा मोटा चीज है, समझ जाना बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वही दूरी और विस्थापन पूछते हैं, है ना। दूरी और विस्थापन क्या होगा अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, इसको बड़ा कर। चलिए, अगर कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ पर 3.1/2 चक्कर लगाता है, तो व्यक्ति द्वारा तय किए दूरी और विस्थापन क्या होगा? देखिए, बोला है जब वृत्ताकार पथ पर 3 चक्कर तो लगाता है, एक हाफ चक्कर और लगा लेता है, समझे, यानी 3.1/2 चक्कर लगाता है, तो उसका दूरी और विस्थापन बताइए। चलिए हम लोग देखते हैं, और उसका त्रिज्या भी दे दिया 10 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर बनाए, कोई चीज को सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आसानी होगा। तो फिगर बनाते हैं, ये सेंटर हो गए, इसका त्रिज्या 10 मीटर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से चालू किया वो ए, फिर यहाँ से घूम के 3 बार ट्रेवल किया, 3 बार घूमा, क्या बोला? 3.1/2, है ना। इन 3 बार घूमा और उसके बाद हाफ भी घूमा, इसको टोटल अति कर लेते हैं, 2 3 6 1 7,
7/2। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो पहले हम दूरी निकालते हैं। दूरी क्या है? टोटल। टोटल वो कितना घूमा, कितना चला, वही दूरी हो जाएगा। तो दूरी हम पहले निकालते हैं। तो देखिए, एक बार जो घूमा होगा तो कितना दूरी ट्रेवल किया होगा? जब ये एक बार घूमेगा यहाँ से यहाँ तक, तो कितना दूरी ट्रेवल करेगा? इसके परिधि के बराबर, पहले ही बताया है। तो इसका परिधि निकाल लेंगे। इसका परिधि, परिधि कितना हो जाएगा? 2πr। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 10। ठीक है, तो कटेगा नहीं तो इसी कर देते हैं। 22×4 = 44, 440/7 आ जाएगा। ठीक है, समझे? 440/7 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि इसका ये जो एक चक्कर में इतना लगाता है, तो इतना चक्कर में वो कितना दूरी तक ट्रेवल करेगा? तो क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे सिंपली, है ना? इसमें कोई समझने में कोई बड़ी चीज नहीं है। बोला एक चक्कर में इतना लगाता है, हम लोग एक चक्कर का निकालने लगे, एक चक्कर में दूरी इतना लगता है, तो इतना चक्कर में कितना लगेगा? तो गुना कर देंगे। गुना कीजिए, 440/7 गुने हमारा ये कितना है? 7/2। 7 से 7 कट गए, 2 से 22, 220, यानी 220 मीटर टोटल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए, इस पूर्णांक हम तोड़ते हैं तो कैसे लिखते हैं? इसको 3 + 1/2 ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं हम लोग। अब देखिए, अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको सोचना होगा। डिस्टेंस आसानी से निकल गया, परिधि निकाल दिया, उसको गुना कर दिया। डिस्प्लेसमेंट के लिए दिमाग लगाना होगा, कैसे होगा? देखिए, इस पूर्णांक हम तोड़े कितना है? 3 + 1/2, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? तो 3 बार तो घुमा ही, और उसके साथ उसके बाद वो आधा चक्कर और मार लिया, यानी 3 चक्कर के बाद आधा चक्कर और मारा है, यानी 3.5 चक्कर मारा है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ मान लीजिए एक चक्कर घूम के आया, फिर यहीं पे आ गया, ठीक, दूसरा चक्कर फिर घूम के यहीं पे आ गया, और तीसरा चक्कर फिर घूम के यहीं आ गया। लेकिन चौथा चक्कर में वो आधा ही जाता है, तो आधा यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, और यहाँ पे आके ये रुक गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लास्ट पॉइंट बी हो जाएगा। समझ आया कि नहीं, बताइए? दूरी में हमें कोई दिमाग नहीं लगाना था, अपना परिधि निकाल दिए और उसे गुना कर दिए, दूरी निकल गई। लेकिन विस्थापन में दिमाग लगाना है। 3 चक्कर घूम लेगा, उसके बाद आधा चक्कर और मारेगा, तो आधा चक्कर यहाँ से यहाँ पे था पॉइंट, आदमी यहाँ से उठ के डायरेक्ट यहाँ पे चल गया, तो घूमते घूमते, तो यानी आधा पे रुक गया। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? तो सिंपली इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि हमारे इनिशियल पॉइंट से, मतलब जो शुरुआत का पॉइंट है, उसको फाइनल पॉइंट, अंतिम पॉइंट से मिला देना, उसका शॉर्टेड डिस्टेंस, वो हमारा विस्थापन हो गया। तो हमको इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या बार घूमा, ये 5 बार, 10 बार, 1000 बार घूम जाए, लेकिन लास्ट में कहाँ रुका उससे हमको लेना देना है। विस्थापन वही बोलता है कि वो जहाँ रुका है लास्ट में, मतलब जहाँ पर रुकी हुई है, वहां का शॉर्टेज डिस्टेंस हमें लेना है। तो अगर यहाँ रुकी हुई है तो 10 मीटर ये रेडियस हो गई, तो ये भी रेडियस तो बराबर होती है, तो ये भी 10 मीटर हो जाएगी। तो टोटल विस्थापन कितना आ जाएगा? 10 10 20 मीटर। तो विस्थापन बराबर 10 मीटर प्लस 10 मीटर, यानी कि 20 मीटर। समझे? ये 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक, तो वहाँ टोटल हो जाएगा 20 मीटर। समझ आया? इसमें कोई दिक्कत होगा किसी को? हमारे अंदर से नहीं होने चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था, और दूरी विस्थापन में आपका कंसेप्ट क्लियर भी हो गया होगा पूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए, ये भी है, इजी है, फिर भी आपको लोग बता देते हैं, देख लीजिए। अगर किसी वस्तु को ऊंचाई तक, ऊंचाई है, ऊंचाई को देख लीजिए, ऊंचाई तक फेंका जाता है और वस्तु पुनः पृथ्वी की ओर आ जाती है, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात बताइए। बताइए।
इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। देख लेते हैं, देखिए, खुद देखिए ना। पहले तो फिगर बनाते हैं। मान लीजिए वस्तु ई यहाँ तक फेंके, फिर वहां से वो नीचे चला गया, है ना, फिर वही नीचे चला, मतलब ये लाइन टेढ़ हो गया, ये इसको सीधा इसी लाइन पर कर दे, फिर से बनाते हैं। चलिए, यहाँ तक गया, फिर इसी लाइन पे आ गया वापस, है ना, देखिए लिखा हुआ पुनः पृथ्वी को आ जाती है, फिर वापस आ गया, तो विस्थापन क्या होगा? यहाँ पे तो रुका ही नहीं, वापस यहीं पे आ गया, तो ए भी यही हो गया, बी भी यही हो गया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है। ठीक है, विस्थापन 0 हो जाएगा। तो अगर हम दूरी और विस्थापन का अनुपात निकाले, है ना, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन का अनुपात निकाले, क्या हो जाएगा? दूरी मान लीजिए कुछ भी होगा, अगर विस्थापन में नीचे में 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा। किसी चीज में 0 से हम भाग नहीं दे सकते हैं, तो अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं था। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, एक पिंड वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर इतना मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर लगाता है, तो पिंड द्वारा तय किए दूरी और विस्थापन क्या होगा? परिधि आपको दिया हुआ है, रेडियस निकाल लीजिएगा, दूरी और विस्थापन बता दीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई अच्छी बड़ी चीज नहीं है, आप बना लीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिए इसको। नेक्स्ट, अब दूरी और विस्थापन में अंतर देखते क्या है। कुछ नहीं होगा, ज्यादा बात हो ही ना। देखिए, दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करता है और विस्थापन परिमाण तो दिशा दोनों बताता है। जाहिर सी बात है, दूरी अदिश राशि है, इसमें तो दिशा होती नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा। क्यों दिशा नहीं होता वो भी बता दिया आपको, इधर उधर ट्रेवल करता है, हर बार दिशा से होता है, इस कारण से। और विस्थापन में दिशा भी होती है, दिशा भी बताता है। ठीक है, दूरी सदैव धनात्मक या शून्य होगा। दूरी क्या होगा? ज्यादा ज्यादा व्यक्ति, अगर बहुत कम होगा दूरी, तो एक व्यक्ति एक जगह पर रुकल रहेगा, तो उस केस में क्या होगा? दूरी 0 हो जाएगा। देखिए, अगर व्यक्ति थोड़ा सा भी हिल गया, और हिल के थोड़ा सा भी डिस्टेंस तय कर, चाहे कितना अपने पोजीशन पे आ जाए, वो हमेशा दूरी कुछ ना कुछ ले लेगा। लेकिन अगर वस्तु हिला ही नहीं, वो अपने ही जगह पे बना रहा, तब जाकर दूरी 0 होगा। ठीक है, और पॉजिटिव होगा ही। दूरी कभी भी थोड़ा सा भी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो पॉजिटिव होना ही होना निश्चित है। ठीक है, लेकिन विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। शून्य तो जानते क्यों होता है? जब वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो जाए, मतलब वो आदमी गया, घूम फिर पूरा मार्केट घूम लिया, कहीं भी घूम लिया, और फिर वहीं पे आके रुक गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? शून्य हो जाएगा। धनात्मक की बात करते हैं तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके वहां रुक गया, है ना, थोड़ा दूर जाके रुक गया, तो उसमें धनात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक की बात किया जाए तो उसमें डायरेक्शन के कारण निगेटिव हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई आदमी ना गया गया फिर पोजिशन में आया, उल्टा चला गया, मतलब निगेटिव डायरेक्शन चला गया, तो उसको निगेटिव बोल देंगे। ठीक है, वो दिशा का कारण निगेटिव हो जाता है, और कोई चीज नहीं है। दूरी क्या है? अदिश राशि है ना, और ये सदिश राशि है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। अब आ जाते हैं, दूरी के बाद आता है हमारा चाल। ठीक है, यही सब हमारा बेसिक टर्म है। जब तक ये सब आपको क्लियर नहीं होगा, अब आगे आप फिजिक्स में नहीं बढ़ पाइएगा। इसलिए इस सबको ध्यान से देखिए और पूरा कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। सब रटने वाला चीज नहीं है, कंसेप्चुअल है, बस कंसेप्ट समझ जाइएगा, कोई रटने की जरूरत नहीं है। ये पूरा साइंस जो होता है ना, रटने वाला चीज नहीं है, बस कुछ फॉर्मूला रटना है, लेकिन बाकी कंसेप्ट है। अब जब भी सवाल पूछा जाएगा, कंसेप्ट से ही पूछा जाएगा। फॉर्मूला तो सबको याद रहता है, लेकिन आपको अलग कैसे बनाएगा, औरों से अलग कैसे होइएगा? कंसेप्ट समझ के। कंसेप्ट याद रह समझ जाइएगा ना, कैसा भी क्वेश्चन घुमा के दे आप बना लीजिएगा। लेकिन जो रट रट के फिजिक्स लेकर जाएगा, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा एग्जाम, वो फंस जाएगा उसे में। ठीक है, चलिए देखिए, जिस तरह से दूरी और चाल देखे ना, सॉरी दूरी और विस्थापन देखे, वैसे ही हमारा चाल और वेग का कंडीशन है। ठीक है, दोनों में कुछ नहीं है। एक में बोल रहा है चाल बराबर
हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दूरी बटा समय, समझे। पहले चाल या वेलोसिटी होता क्या, ये देख लेते हैं। किसी बस या कोई भी गाड़ी को चलते हुए देखते होंगे, बस हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो एक जगह से दूसरी जगह तो जाता है, ठीक है, वो तो हम जान गए कि जाता है, तो वो दूरी हो गया, विस्थापन हो गया। लेकिन जब जाता है तो कुछ उसका स्पीड रहता है ना। जैसे गाड़ी थोड़ा धीरे चल रहा है, थोड़ा कभी तेज चल रहा है, कभी धीरे चल रहा है, तेज चल रहा है, तो वो क्या है, वही ना चाल हो गया। यानी कितना तेज चल रहा है, कितना कम चल रहा है, कितना धीरे चल रहा है, वही हमारा चाल हो गया और वेग हो गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं, यानी एकांक समय में, यानी कुछ समय में तय की गई दूरी, है ना, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। यानी मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना मीटर ट्रेवल किया, उसी को चाल बोल दिए, ठीक है। तो देखिए, और वेलोसिटी दोनों सेम है, चाल भी सेम है और स्पीड भी, वेलोसिटी भी सेम है। दोनों में अंतर क्या है, अंतर है सिर्फ ये दूरी को बोलता है और ये विस्थापन को बताता है, ठीक है। ये बोलता है, चाल बोलता है कि नहीं हम दूरी ट्रेवल करते हैं, यानी एक सेकंड में हम दूरी ट्रेवल करते हैं, और वेग बोलता है कि हम एक सेकंड में विस्थापन को तय करते हैं, ठीक है। तो दोनों में यही अंतर है कि चाल दूरी को लेता है, वेलोसिटी वेग चाल विस्थापन को लेता है, ठीक है। तो ये दोनों में बड़ा छोटा कौन हो सकता है, बड़ा तो हमेशा चाल ही रहेगा, छोटा वेग छोटा भी हो सकता है, कभी जीरो भी हो सकता है, कभी कभी बराबर भी हो सकता है, लेकिन बड़ा हमेशा चाल ही होगा, ठीक है, क्योंकि दूरी बड़ा होता है इस कारण से, ठीक है। ऐसा यूनिट, अगर यूनिट की बात की जाए तो मीटर पर सेकेंड, और अदिश राशि, अदिश क्यों है कि जब दूरी ही अदिश है और समय तो ऑलरेडी अदिश है, समय को डिस्टेंस डायरेक्शन का क्या मतलब है, ठीक है, समय तो अदिश ही है, तो जब इस पर डिपेंड करता है चाल, तो जब दूरी अदिश राशि है तो चाल क्या हो जाएगी, अदिश राशि। और वेग की बात करें, जब विस्थापन सदिश राशि है तो हमारा वेग भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका भी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दोनों में कोई अंतर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस एक ही चीज का है, एक दूरी को बोलता है कि हम दूरी से चाल बताएंगे, और एक बोलता है कि हम विस्थापन को देख के चाल बताएंगे, चलो ठीक है। तो यही दोनों में अंतर है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा कुछ टर्म है, देख लीजिए, जो कि फॉर्मूला में यूज होंगे, इस ये टर्म यू, यू डिनोट करेंगे किसको, इनिशियल वेलोसिटी के लिए, वेग के लिए, ठीक है। भी फाइनल वेलोसिटी के लिए भी का प्रयोग करेंगे, और ठीक है, अगर अंतिम वेलोसिटी हमको लेना हो, अंतिम वेग, तो भी लेंगे, और शुरुआत का अर्थ लेंगे, लेना हो तो भी यू लेंगे। अब देखिए, एक चीज आपको बोलते हैं कि जितना भी आप क्वेश्चन बनाइएगा, जनरली आपको सब में आपका वेग ही रहेगा, विस्थापन ही रहेगा, जनरली सब में, ठीक है। जब तक कुछ बोला नहीं जाए तब तक हम लोग वेग को लेंगे, विस्थापन लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सदिश राशि यही सब, जिसे सदिश राशि का प्रयोग करेंगे। विराम अवस्था बोला जाए तो यू का बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब कोई गाड़ी रुकी हुई है तो उसमें तो स्पीड है ही नहीं ना, तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो बोल देंगे, ठीक है। अगर कोई गाड़ी ब्रेक लगाता है तो उसमें भी क्या होगा, भी मतलब उसका अंतिम वेलोसिटी क्या होगा। तो जब कोई गाड़ी ब्रेक लगाएगी, तो जब ब्रेक लगाने पर क्या होता है, गाड़ी रुक जाता है, तो हमारा भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब दोनों में अंतर बता दिए, क्या है इसमें, कुछ नहीं होगा। देखिए, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, तो अदिश राशि तो होगा ही, और इसमें क्या है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, क्योंकि इसमें ये सदिश राशि है। चाल वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे अधिक हो सकती है, चाल उस वस्तु के परिमाण या बराबर या उससे अधिक भी हो सकती है। इसमें क्या है, उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकती है। और तो हम आपको शुरुआत में ही बता दिए कि चाल हमेशा बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि दूरी है उसमें, और इसमें वेग में विस्थापन है, इस कारण से छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, ठीक है। इसमें दूरी को लिया गया और इसमें विस्थापन को, तो कुछ है नहीं, सब खाली डिफिनेशन को बता दिया गया, हो गया अंतर। चलिए नेक्स्ट। हाँ,
कोणीय वेग। अब कोणीय वेग क्या होता है देखिए, जैसे हम लोग भी क्या था वेलोसिटी, पीछे वाला मैं याद कर रहा है, वेग ये कब था, यहां से यहां गया है ना, ए से बी गया है ना, ये लीनियर में था, यानी लाइन पे गया या ठीक है, तो लाइन पे गया तो हमारा भी था, लेकिन वही चीज अगर हम गोल घुमा दे, गोल घुमा दे, तब उसका क्या होगा, तब उसका वेग को क्या बोलेंगे, तब उसको बोलेंगे कोणीय वेग। समझे, उस वेग को बोलेंगे कोणीय वेग। यानी किसी वृत्तीय पथ पर थीटा कोण घूमने में लगा समय, जैसे मान लीजिए एक गाड़ी यहाँ पे था, ठीक है, और घूम के यहाँ तक आया, ठीक है, मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे गया, इतना पे आके रुका, रुका नहीं मतलब चल रहा है इतना पे, तो ये कितना दूर घुमा, कितना दूर गया, तो ये थीटा डिग्री एक एक सेंटर के साथ बनाया, ठीक है, ये थीटा हमारा क्या हो गया, कोणीय विस्थापन हो गया, ठीक है, और ये जो वेग यहाँ बनेगा, यहाँ जो वेग बनेगा उसको बोलेंगे ओमेगा, ठीक है, ओमेगा, ओमेगा इसको बोलते हैं कोणीय वेग, ठीक है, और ओमेगा का वैल्यू होता है थीटा बटा टी, यानी जितना एंगल का कोण बनाएगा, ठीक है, जितना एंगल का कोण बनाएगा उसको हम समय से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा कोणीय वेग, ठीक है, तो सीधा हम जान लेना है कि कोई भी वस्तु जब सर्किल पर चलता है, ठीक है, जैसे हम एगो एग्जांपल दिखाते हैं कि जब आप लोग किसी रोड से देखते हैं ना, कोई कोई रोड जब मुड़ता है ना, 90 डिग्री पे कोई कोई जब मुड़ता है, तो 90 डिग्री पे नहीं, जब हाँ जब 90 डिग्री पे मुड़ना होता है तो क्या वहां पर रोड थोड़ा गोल बनाया जाता है ना, वही गोल रोड क्या हो जाएगा, वृत्तीय पथ हो जाएगा, तो वहां पर हमारा ओमेगा भी काम करने लगेगा, समको कोणीय वेग हो जाएगा वहां पे, है ना, तो ओमेगा थीटा बाई टी टी हो जाएगा, ठीक है, और थीटा ई जितना दूर का एंगल होगा उसी को लिख देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा जो टी से भाग देंगे वही हमारा कोणीय वेग निकल जाएगा। अगर एक पूरा पूरा ट्रेवल करता है, अगर मान लीजिए ये पूरा घूम के पूरा अपना पोजीशन पे आ गया, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक बार पूरा एक चक्कर घुमाने में कितना लगता है, 360 डिग्री लगेगा, है ना, ये पूरा थीटा कितना होगा, 360 का होगा, ठीक है, 360 को हम 2 पाई भी लिख सकते हैं, ताकि पाई का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 2 पाई 360 हो जाएगा, है ना, तो 360, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी समझिए, ठीक है। और ये दोनों वेलोसिटी और ओमेगा में भी एक अंतर भी है, ये भी बाबा आर ओमेगा, ठीक है, तो जब आपसे कोई चीज पूछ दे, क्वेश्चन या फॉर्मूला पूछ दे कि दोनों में रिलेट कीजिए लीनियर स्पीड और ओमेगा में, तो हमारा क्या हो जाएगा, भी बाबा आर ओमेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी कहाँ होगा, तो देखिए ई जो पॉइंट और हम देखा जाएगा, तो भी हमारा लीनियर होता है, तो लीनियर सीधे जाएगा ऐसे ऐसे, तो इस भी का डायरेक्शन ऐसे होगा, लेकिन ओमेगा का डायरेक्शन कैसे होगा, ओमेगा अपना गोल को घूमता डायरेक्शन होगा, यानी इसको ओमेगा का डायरेक्शन बताने के लिए क्या करें, बोलते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यानी अगर घड़ी के दिशा में कोई चीज घूम रही है, समझे, घड़ी को ले लीजिए, घड़ी अगर जिस डायरेक्शन में घूमती है उस डायरेक्शन को हम बोलेंगे क्लॉकवाइज, और घड़ी के उल्टा डायरेक्शन को बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी देखिए ये हमारा ओमेगा का डायरेक्शन हो गया, ओमेगा डायरेक्शन जब भी पूछा जाएगा तो बोलेंगे घड़ी की दिशा में घूमेगा तो क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। अब वेलोसिटी का किसी भी पॉइंट पे पूछा गया तो बोलना सीधा, टेंजेंट, लंब, उस वृत्त पर एक लंब गिर दिया जाए सीधा, और हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो तो भी और डब्ल्यू में क्या अंतर होगा, मतलब क्या रिलेशन होगा, भी होगा आर ओमेगा, आर होता है रेडियस, ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, और भी हो गया लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। चलिए ये सब याद रखना है, बहुत काम आएगा, ठीक है, सवाल पूछेगा फट से जवाब देना।
चलिए इस पे एक सवाल बनाते देख लेते हैं। घड़ी के सेकेंड वाली सुई का कोणीय ज्ञात करें। कोणीय कोणीय वेग होगा, ठीक है, कोणीय वेग ज्ञात करें तो घड़ी का सुई का तो देखिए ओमेगा का क्या है, थीटा बाई टी। थीटा एक घड़ी, बताइए एक घड़ी टोटल कितना अधिक ट्रेवल कर लेता है, तो टोटल थीटा वो 360 यानी पूरा घूम जाता है, ठीक है 360। और टाइम उसमें कितना लगाता है, कितना सेकेंड लगाता है ना, एक सेकेंड वाला सुई देखे है ना, वो सेकेंड पूरा एक चक्कर मार लेता है। 300 कितना एंगल बनेगा, 360। इसलिए यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। मान लीजिए एक घड़ी है, ये सेकेंड की सुई है ना, तो यहाँ से वो पूरा घूम के फिर यहीं आ जाएगी, तो ये पूरा थीटा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का बनाएगा ना। और इसमें टाइम कितना लगेगा, तो उसमें टाइम उसको कितना लगता है, 60 सेकेंड का, क्या कि 60 सेकेंड का एक घड़ी होता है ना, तो हमारा 60, ठीक है। तो ओमेगा को हम रेडियन पर सेकेंड में डिनोट करते हैं, तो इसको रेडियन बदलने के लिए हमको पाई में इसको बदल लेते हैं ना। तो पाई को क्या लिखेंगे, 360 को 2 पाई लिखते हैं ना, तो 60, 2 से 2 कट गया, पाई बाय 30, ठीक है, पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकेंड होता है, थीटा का हम लोग पढ़े हैं रेडियन, है ना। ये हो गया। अब वही चीज आप पूछा जा रहा है दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर वो दूसरा क्वेश्चन है, और ये दूसरा क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है मिनट वाली सुई का बताइए, तो मिनट वाला भी कुछ अंतर है, मिनट वाला भी वही है। इसके में देखिए मिनट में तो पूरा चक्का मारता है ना, पूरा 360 का मारता है, लेकिन टाइम का अंतर है। सेकेंड को टाइम लगता है कितना, 60 सेकेंड, लेकिन मिनट को क्या लगेगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, यानी टोटल 60 मिनट घूम जाएगा, तो टोटल 60 मिनट लिख देंगे, 60 मिनट, ठीक है। लेकिन हमको टाइम चाहिए कितना, सेकेंड में, याद कीजिए हमेशा यूनिट क्या होता है सेकेंड में, तो इसको मिनट को कन्वर्ट होगा सेकेंड में करना होगा, तो 60 एक मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में 60 गुने 60 सेकेंड, ठीक है, याद रखना। एक मिनट में 60 सेकेंड, इसलिए 60 मिनट में 60 गुने 60 सेकेंड, ये कितना आ जाएगा, 3600, ठीक है। तो 360 को रेडियन में बदलेंगे तो कैसे, वो क्या बदल लिखेंगे, 2 पाई, ये 3600, 2 से 1800 से कट जाएगा, यानी पाई बटा 1800 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये देखिए इसमें रेडियन हमेशा हम लोग लेते हैं, इसलिए जब भी ये थीटा डिग्री में हो तो उसको रेडियन में चेंज कर लेना है, और हमेशा याद रखना है कि 1 पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, ये रिलेशन होता है, इसी के आधार पर हम लोग हमेशा चेंज करेंगे। ये पाई क्या है, ये रेडियन में है ना, रेडियन में है पाई, और ये है हमारा डिग्री में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब घंटे वाली सुई, मिनट सुई, ये सब बना लीजिए, ठीक है, और सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है। अब नेक्स्ट बात करते हैं त्वरण का। त्वरण होता क्या है, त्वरण को एक्सेलरेशन बोलते हैं। जब आपने बाइक चलाया होगा या गाड़ी चलाया होगा, कार चलाया होगा, कुछ भी चलाया होगा, तो उसमें देखिएगा एक्सेलेरेटर दिया रहता है बाइक में। एक्सेलेरेटर का क्या काम है, जो स्पीड से चल रहा है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, उसको थोड़ा सा त्वरण, एक्सेलेरेटर थोड़ा सा घुमा दिया, क्या हुआ, अचानक स्पीड बढ़ गया, 10 से 20 हो गया, 30 हो गया, स्पीड पूरा एकदम भागते जा रहा है। और जैसे एक्सेलेरेशन डाउन किया और धीरे धीरे हो गया, बहुत कम हो गया। तो एक्सेलेरेशन का क्या काम है, एक्सेलेरेशन का काम है कि वेग को बढ़ाना या घटाना, ठीक है, या उसको जीरो कर देना, कुछ भी काम है। यानी एक्सेलेरेशन का काम है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं, परिभाषा बोला जाए
तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे? त्वरण बोलेंगे। यानी अब इसी को दो नाम दे दिया गया, एगो रिटार्डेशन बोल दिया गया और एगो एक्सेलरेशन बोल दिया गया। है दोनों एक्सेलरेशन एक ही चीज है, लेकिन दोनों का अलग अलग काम क्या है? ये बढ़ाता है, स्पीड को बढ़ा देता है, ये घटा देता है, बस दोनों का यही काम है। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसको स्पीड ला देगा उसमें और उसको स्पीड को बढ़ाता जाएगा, ठीक है। एक स्पीड में चल रही है तो उसको बढ़ा देगा स्पीड को, और रिटार्डेशन क्या काम है? उसको घटा देगा। बस वही दोनों का अंतर है और कुछ नहीं है, ठीक है। दोनों का यूनिट सेम होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, है ना। मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ भी होगा, दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। बस दोनों में क्या अंतर है? एक बढ़ा देता है, एक घटा देता है, बस, ठीक है। हाँ, इसके बीमा की बात की जाए, बीमा देखिए, बीमा आ गया। बीमा की बात किया जाए तो बीमा में क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर को क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं, और सेकंड इसको क्या लिखते हैं? टी स्क्वायर लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा बीमा? एल टी, ये दो नीचे में, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2। तो ये हमारा बीमा बन गया, ठीक है। तो ये हमारा एक्सलेशन देख लीजिए। एक्सलेशन में कुछ नहीं है, ये चाल में परिवर्तन की दर को एक्सलेशन बोलते हैं, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को एक्सलेशन। तो देखिए ए बराबर, फॉर्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? परिवर्तन दर, वेग में परिवर्तन दर, यानी कि अंतिम में जो वेग होगा उसको हम प्रारंभिक से घटा देंगे, है ना, और उसमें बटा में समय कर देंगे, ठीक है। अंतिम वेग में जो होगा उसको प्रारंभिक वेग घटा देंगे, बटा में समय कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। तो अंतिम वेग बराबर v माइनस यू बटा में टी, ठीक है। समझ आया कि नहीं? यानी वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन क्या होगा? अंतिम में से तो शुरुआत को घटा देंगे तो हमारा वेग में परिवर्तन आ जाएगा, तो उसी को हम एक्सेलरेशन बोल देंगे, ठीक है। इससे को फॉर्मूला भी निकल गया, ए बराबर v माइनस यू बाई टी। तो ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। चलिए अब हम लोग पुराने वाले समीकरण पे आते हैं, जो हमने समीकरण पीछे छोड़ा था, ठीक है। हमने बोला था कि पहले हम सबको देख लेते हैं, उसके बाद समीकरण पढ़ाएंगे, फॉर्मूला पढ़ाएंगे। आप फॉर्मूला पढ़िए तो आपको इजीली वे में समझ में आएगा, ठीक है। पहले उस वक्त पढ़ाते हैं तो आपको पूछते कि एस क्या है, बी क्या है, ए क्या है, आप बताएंगे तो आराम से समझ जाएगा कि हाँ ये क्या है। देखिए पहला फॉर्मूला कहाँ से आया बताइए? कुछ नहीं, जो हम ए का वैल्यू क्या पढ़े थे, बी माइनस यू बाई टी पढ़े थे ना, तो टी को इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू बराबर ए टी हो जाएगा। तो अगर v का वैल्यू निकालेंगे, इधर इसको उठा के इधर ले जाएंगे, इसको u को उठा के उधर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा? u प्लस ए टी बन जाएगा। तो यही फॉर्मूला v बराबर u प्लस ए टी है, ठीक है। v क्या है? v क्या? अंतिम वेग, है ना। जहां से क्वेश्चन पूछेगा कि हाँ यहाँ पे वस्तु रुकी हुई है, चाहे यहाँ पे इतना, इस टाइम के बाद इतना पे वेलोसिटी है, वही अंतिम वेग हो जाएगा। जब पूछेगा क्या वेग हो सकता है इस टाइम के बाद, वही भी हो जाएगा। यू क्या है? प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, यानी शुरुआत में जब क्वेश्चन में दिया जाएगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि शुरुआत में वेलोसिटी कितना है, बस वही यू मान लेंगे। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है और रुकने के बाद वो स्टार्ट होकर चलने लगी, तब यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी विराम अवस्था से वो गति अवस्था में आ गई तो यू 0 हो जाएगा, ठीक है। ए हमारा क्या है? त्वरण है। ए त्वरण भी हो सकता है, ये मंदन भी हो सकता है, क्योंकि ए का क्या काम है? बढ़ाना या घटाना दोनों का काम है, ठीक है। टी समय अंतराल, टाइम पीरियड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला है तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी, उसका याद कर लेना है सबको। 3 फॉर्मूला है, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला याद करना है, ये वही है। ये दूरी निकालने का है ना, दूरी निकालने का फॉर्मूला, मतलब जो विस्थापन है ना। देखिए हम फॉर्मूला आपको पहले ही बता दिया कि जितना भी फॉर्मूला हम यूज करेंगे या जितना भी सवाल बनाएंगे, दूरी विस्थापन को मान के चलेंगे, यू और भी वेग को मानेंगे। चाहे हम स्पीड बोल दे चाहे दूरी बोल दे, हिंदी में उससे आपका मतलब नहीं है, आप वही मानना है।
दूरी को विस्थापन मतलब विस्थापन मान के चलना है और वेग मान के चलना है और त्वरण तो है ही, ठीक है। और ये गति निकालने का मतलब ये अंतिम वेग निकालने का फॉर्मूला है। आप देखिए तीनों कब लगाएंगे, 3 फॉर्मूला है मेरे पास, लेकिन कब कब लगाएंगे देखिए। क्वेश्चन में यू दे दे, ए भी दे दे और टी भी दे दे और भी निकालने पूछ दे, ठीक है। यानी ये 4 चीज में से कोई एक चीज पूछे तो आपको इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है, यानी यू भी ए और टी रहे तब, ठीक है। अगर इसमें एस आ जाए, है ना, और भी हटा दे, भी नहीं रहे और उसमें एस पूछ दे या एस रहे और कुछ और पूछ दे, देखिए ना इसमें क्या क्या है, एस है, यू है, ए है, टी है, ठीक है। ये 4 चीज में से कोई एक चीज पूछ दे और 3 चीज है तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करना, ठीक है। ये आपको डिपेंड करता है क्या क्या दिया हुआ है उस पे फॉर्मूला, उस पे आधार पे हमको फॉर्मूला का प्रयोग करना है। इसमें क्या है, भी है, यू है, ए है, टी है, ये चारों में से कोई एक चीज दे देगा, सॉरी 3 चीज दे देगा, एक चीज पूछ लेगा तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। इसमें एस यू ए टी में से चारों में से 3 को दे देगा, एक पूछ लेगा, वो प्रयोग करेंगे। और इसमें क्या है, इसमें भी रहेगा, यू रहेगा, ए रहेगा, एस रहेगा, ये चारों में से कोई एक को देगा, 3 को देगा और एक को पूछ लेगा, ठीक है, तब इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए दोस्तों अब हम लोग जी के बारे में बात करते हैं। जी है क्या, देखिए जी कुछ नहीं है। जैसे पृथ्वी पर हम लोग चल क्यों पाते हैं, दौड़ क्यों पाते हैं, बैठ क्यों पाते हैं, सो क्यों पाते हैं, है ना। वही हम लोग जब अंतरिक्ष में जाते हैं, टीवी में आप लोग देखे होंगे कि वहां पर अंतरिक्ष में सब उड़ता है, मतलब वहां पर सही से खड़ा नहीं हो पाता, चल नहीं पाता, ठीक है, दौड़ नहीं पाता। कारण क्या है, क्योंकि पृथ्वी पर एक फोर्स है जो हम लोग को नीचे की ओर खींच के रखती है, ठीक है। वही फोर्स हम लोग को चलने में हेल्प करता है, दौड़ने में हेल्प करता है, सोने में हेल्प करता है, बैठने में हेल्प करता है ना। वो सिर्फ हम ही लोग पे नहीं, सारी वस्तु पृथ्वी पर जितनी भी वस्तु है सभी पे वो फोर्स लगते हैं और उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। ये चीज हम लोग विस्तार में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज हम लोग फ्यूचर नेक्स्ट क्लास में विस्तार में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ सिर्फ जी के लिए हम आपको बता रहे हैं, संक्षेप में समझ जाइए, ठीक है। तो एक फोर्स जो पृथ्वी हम लोग पे लगाती है उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और उसी में जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम जी बोलते हैं, वो एक्सेलरेशन का वैल्यू जी से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और वही जब पृथ्वी का बात आवे तो ठीक है, तो वहां पर एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा जी, ठीक है। जब पृथ्वी की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन जगह पे हो जाएगा क्या, जी। अगर हम लोग अपना फोर्स या कोई बाहरी फोर्स का बात करेंगे तो वहां एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ए लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब पृथ्वी की बात आए, पृथ्वी अपना कैसे खींचेगा, तब वहां पर हम ए की जगह पे जी लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए नीचे जाने पर जी का मान बढ़ता है। अब जाहिर सी बात है पृथ्वी किधर खींच रही है, नीचे के ऊपर, पृथ्वी नीचे खींच रही है तो फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की ओर लगेगा और नीचे में एक्सेलरेशन यानी जी का मान बढ़ेगा, ठीक है। एक्चुअल में जी नहीं बढ़ता है, मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, आदमी कोई सामान का वेलोसिटी बढ़ेगा लेकिन जी प्लस में रह जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव में जाएगा। और ऊपर जाने पर जी किसी का एक्सेलरेशन मतलब मंद में काम कर देता है, ठीक है। जैसे कोई वस्तु ऊपर जाएगा तो उसको जी क्या करेगा, नीचे खींचेगा, पृथ्वी नीचे खींचेगी तो उसमें जी का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा और जब नीचे जाएगा तो जी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए ऊपर जाने पर क्या हो गया, एक्सेलरेशन निगेटिव, क्यों, क्योंकि पृथ्वी नीचे खींच रही है और सामान ऊपर जा रहा है तो उल्टा हो जा रहा है, तो उल्टा हो रहा है इसलिए जी का ए का वैल्यू हमेशा माइनस जी लेंगे, ठीक है। तो सारे फॉर्मूला पुट करेंगे, यू माइनस जी टी, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ ठीक है, ये हो जाएगा यू माइनस टू जी, है ना, या माइनस जी है, ठीक है। इस सब में जी माइनस हो जाएगा, ठीक है। और नीचे जाने पर बात करेंगे, नीचे जाने पे ए पॉजिटिव जी, ए पॉजिटिव हो जाएगा जो प्लस जी हो जाएगा,
ठीक है, प्लस जी क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस जी टी, हाफ प्लस जी टी, है ना, सब में प्लस जी लग जाएगा। ठीक है, तो यही आपको हमेशा ध्यान रखना है। ऊपर जाने पे a, नीचे माइनस जी लिख देंगे, और नीचे जाने पर a प्लस जी कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो हमारा इसमें 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, वो लौट कर आने पर 5 सेकंड में पहुंच जाती है। तब जब वह वस्तु उछल कर छोड़ने से ठीक पहले धरती से टकराएगी तो उसका वेग क्या होगा। पहले इसको हम फिगर बनाते हैं, फिगर में देखते हैं क्या हो रहा होगा। जैसे ये वस्तु है, ठीक है, इसको 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंके, तो ये वस्तु ऐसे गया होगा, है ना, ऐसे जाएगा और फिर रिटर्न होके ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला पहले से 10 मीटर पर सेकंड इसको दिया गया, यानी हमारा u क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि ये है शुरुआत का वेलोसिटी, शुरुआत का स्पीड, यानी शुरुआत में स्पीड कितना था इसका, 10 मीटर पर सेकंड। फिर ऊपर गया और फिर ऊपर से वो नीचे आया, तो पूछ रहा है जब यह धरती से टकराएगी, यानी यहाँ टकराने वाला होगा, तो उससे जस्ट पहले कितना वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो जस्ट पहले कितना वेलोसिटी होगा। ठीक है, ऐसे तो इसको हम सवाल को हम लोग आसानी से बता सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको निकालेंगे और निकालने के बाद बताएंगे कितना होगा। चलिए ठीक है, देखिए कितना दूरी वो लौट कर आने पर 5 सेकंड में पहुंच जाती है। ठीक है, तो टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड। ये बोला है 5 सेकंड यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, यानी लौटने में 5 सेकंड लग रहा है उसको, यानी जाने का नहीं दिया है, लौटने का 5 सेकंड दिया है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए, कोई वस्तु को जब हम ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, कब तक ऊपर जाएगा, जब तक वो लास्ट में वो उसका वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। जैसे ही लास्ट में वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, यानी वहां वो रुक जाएगा, और रुकेगा, तुरंत रुकने के बाद नीचे जाएगा। ये कंडीशन देखना होगा, पत्थर फेंक के देखिए, कभी पता चल जाएगा। जैसे ही ऊपर फेंकिएगा तो ऊपर जाएगा जाएगा और एक लास्ट पोजीशन पे वो रुक जाएगा, और रुक के उसके बाद नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो नीचे वहां पे v बराबर जीरो हो जाएगा नीचे गिरने में। ठीक है, डिस्टेंस हमें नहीं दिया, कितना दूर चला वो नहीं दिया है। ठीक है, देखिए एक्सेलरेशन में पता है, ये जब जाने का कंडीशन था एक क्या था, माइनस जी, और जब आने का कंडीशन होगा तो एक क्या हो जाएगा, प्लस जी। समझ आया ना। चलिए इसमें हम देखते हैं, यहाँ भी क्या हो जाएगा, जीरो। ए हमारा क्या हो जाएगा, जी, और भी हमें निकालना है, और टी दे दिया 5 सेकेंड। ठीक है, तो ये जब चार चीज रहे तो याद कीजिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी। एक चीज और देखिए, हम u कहाँ है, इसमें u तो नहीं दिया है, तो u पता चल जाएगा। देखिए कैसे, दो कंडीशन हो रहा है। पहला कंडीशन इसमें हो रहा है कि एक वस्तु नीचे से ऊपर जा रहा है, और दूसरा कंडीशन क्या हो रहा है, वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा है ना। तो पहला कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी v हो जाएगा, यानी अंतिम वेग हो जाएगा। लेकिन जब दूसरा कंडीशन की बात करेंगे, जब नीचे गिरने में, तो यहाँ वस्तु रुकी हुई थी, रुक के तभी ना नीचे जा रही है, तभी नीचे गिर रही है। तब जब दूसरा कंडीशन हो जाएगा, दूसरा कंडीशन के लिए ये भी क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा, यानी दूसरा कंडीशन के लिए यही भी हमारा यू बन जाएगा, यही हमारा जीरो हो जाएगा। समझ आया कि नहीं। यानी पहला कंडीशन में क्या था कि वो उसके लिए लास्ट पोजीशन था, इसलिए भी था, लेकिन जब दूसरा कंडीशन में जब गए तो ये इसका शुरुआती वेलोसिटी है, इसका नहीं यू बन गया, तो यू हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यू जीरो कर देंगे, प्लस एक जब पे जी रहेगा प्लस जी होगा, टी 5 सेकेंड। अब देखिए जी का वैल्यू, एक्चुअल में जी का वैल्यू
9.81 होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या 9.8 मान के चलते हैं। लेकिन अगर हमको कभी कभी लेना हो सवाल सॉल्व करने के लिए, इजी वे में सॉल्व हो जाए, ज्यादा कैलकुलेशन हार्ड ना हो, तो हम लोग 10 भी ले लेते हैं, ठीक है। जैसा सवाल बोलेगा उस हिसाब से करना है, ठीक है। अगर नहीं कुछ बोले तो 9.8 ले लेना है। अगर सवाल में आंसर थोड़ा दूर दूर पर हो, जैसे ऑप्शन रहता है ना दिया हुआ, अगर ऑप्शन में ज्यादा गैप है, कहीं कोई 50 है, कोई 80 है, कोई 100 है, कोई 120 है, तब जी का वैल्यू आप 10 भी ले सकते हैं तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 9.8 लीजिएगा तो एक्यूरेट आंसर आएगा, तो हम जी का वैल्यू 10 लेकर चलते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। 10 गुने 5, आप जी का वैल्यू 9.8 भी ले लीजिएगा, उससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। देखिए 10 पर 50 आएगा, इसमें लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 40, 5 9 45, अच्छा 49 आएगा, एक का अंतर हुआ, ठीक है, समझे। तो बी का वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड आया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और देखिए, जो मैं इसमें यू का वैल्यू मान दे रहा था 10 मीटर पर सेकेंड, इसका यूज कहीं नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ टाइम दे देता 5 सेकेंड, इसलिए हमें चारों चीज यहीं से मिल गया, तो हमें यू की जरूरत ही नहीं पड़ा 10 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ भ्रमित करने के लिए दिया गया था, इससे आपको भ्रमित नहीं होना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु पर 50 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से पहुंच जाती है। यदि उच्चतम बिंदु पर कितने सेकेंड बाद पहुंच जाएगी, यदि गुरुत्वाकर्षण बल जी का वैल्यू 10 पर। देखिए यहाँ पे जी का वैल्यू 10 लिया है, ठीक है, तो जैसा है ऐसा करना। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा समझते हैं। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, यहाँ से वस्तु को ऊपर की ओर फेंका, ठीक है, वो अपने प्रारंभिक बिंदु पर 50 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से पहुंच जाती है। यदि उच्चतम बिंदु पर कितने सेकेंड बाद पहुंच जाएगी। ओ, यानी बोल रहा है कि यहाँ पर वो 50 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से पहुंच जाता है, ठीक है। तो जैसे ऐसे गया होगा, तो ऐसे जब आ रहा होगा तो अब यहाँ 50 मीटर पर सेकेंड है, तो आपको पूछा कि ये हाइट कितना होगा, यहाँ से यहाँ जाने में हाइट कितना लगा होगा, ठीक है। ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, समझ में आया कि नहीं, बताइए, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं, यहाँ जब पहुंचा होगा तो आप सोचिए, जब यहाँ पहुंचा तो क्या हो जाएगा, इस पहला कंडीशन के लिए, दूसरा कंडीशन, दो कंडीशन यहाँ बनता है, एक बार जाने में एक आने में। पहला कंडीशन में ए बराबर माइनस जी हो जाता है, और दूसरा कंडीशन में ए बराबर प्लस जी होता है। क्यों? क्योंकि नीचे जा रहा है तो नीचे सपोर्ट कर देगा एक्सेलरेशन, ऊपर जा रहा तो नीचे अपोज कर देगा पृथ्वी वाला, ठीक है। यहाँ पहला कंडीशन के लिए यहाँ भी हो जाएगा और भी बराबर जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वस्तु रुकेगी कुछ देर, फिर रुकने के बाद गिरेगी। लेकिन जब दूसरा कंडीशन होगा तो ये भी नहीं, यू बन जाएगा, और यू हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए दूसरा कंडीशन के लिए इनिशियल वेग हो गया, यानी शुरुआती वाला वेग, ठीक है। तो यू बराबर जीरो। ए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हमें क्या पूछ रहा है, एस पूछ रहा है, उच्चतम बिंदु पर कितने सेकेंड में बाद पहुंच जाएंगे, सॉरी टाइम पूछ रहा है, टाइम बताइए। और ये हमारा हाइट, ये हाइट है, ठीक है। तो सवाल लीजिए क्या क्या, देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, भी दे दिया है 50 मीटर पर सेकेंड, यू दे दिया है जीरो, ए दे दिया है प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। हम दूसरा कंडीशन मानते हैं, ठीक है, दूसरा कंडीशन बना रहा है, टी हमें निकालनी है। फॉर्मूला याद कीजिए कौन सा फॉर्मूला पुट होगा, बी बराबर यू प्लस ए टी, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा ना, जो चार चीज हो तो बी की जगह पे लिख देंगे 50, यू की जगह पे जीरो, ए की जगह पे प्लस 10, टी की जगह पे टाइम जो हमें पता नहीं है, ठीक है। ये जीरो खत्म, तो 50 बराबर 10 टी बराबर 50 बटा 10, ये हो जाएगा
5 सेकेंड। इससे पुराना जो क्वेश्चन था वही था, ठीक है। उसमें टाइम दिया हुआ था तो स्पीड पूछ रहा था, इसमें स्पीड दिया हुआ है तो टाइम पूछ रहा है ना, तो वही सेम आया। आज के लिए इतना ही, फिर अगले लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसी पर आधारित। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, उसमें बल के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप का फोर्स, और एक मोशन बची हुई है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी आप लोग खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। मैं कुछ सवाल दे देता हूँ, चाहे पीडीएफ आपका इसका मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए मेरा एक वेबसाइट है, इसी चैनल के लिए बनाया गया है, gswer.in, यानी जो जनरल स्टडी विथ ईआर है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए, gswer.in। इस पे जाइएगा तो आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप सवाल प्रैक्टिस कीजिएगा उसका, ठीक है। सॉल्यूशन में दिया है ना। और जो नहीं बनेगी या जिसमें दिक्कत होगा मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा gswer.in, ऐसे मैं वीडियो पे लिख भी दूंगा, स्क्रीन पे लिख दूंगा, ठीक है। स्क्रीन पर लिखी हुई दिख जाएगी, उस पर जाके पीडीएफ डाउनलोड करना है, सवाल बनाना है, और जो भी पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ, जो भी चीज पढ़ा रहा हूँ उसको आप रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। और जहां से भी हो सके न्यूमेरिकल बनाते रहिए, टेस्ट सीरीज कहीं से ज्वाइन करना कीजिए अपना, और टेस्ट देते रहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए बाय बाय, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं।